सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट थर्ड में ठोस अवस्था भौतिकी में अपना चैप्टर है धातुओं में चालन, और इसका आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ड्यूडे लोरेंट्ज सिद्धांत। तो इसे हम विद्युत चालकता का ड्यूडे लोरेंट्ज सिद्धांत भी कहते हैं। बिल्कुल आसान और थ्योरेटिकल सिद्धांत है। तो शुरू करते हैं। ड्यूडे लोरेंट्ज के अनुसार धातुओं में धातु धनायन जो होते हैं वो लैटिस में नियत रहते हैं एवं इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो इन धन आवेश क्षेत्रों में यादृच्छिक गति करते हैं। यह गति ठीक वैसी ही होती है जैसी गैस के अणु किसी पात्र में करते हैं। यह माना गया है कि धन आवेशित आयन व ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों में आकर्षण बल जो है वो धातुओं को स्थिरता प्रदान करता है। ड्यूडे लोरेंट्ज ने विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चिर प्रतिष्ठित मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस की स्थायी अवस्था के लिए जो शर्तें हैं उन शर्तों का विवेचन किया। यदि हम माने कि धातु में n मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रति इकाई आयतन है एवं ये इलेक्ट्रॉन जो है यादृच्छिक तरीके से विचरण कर रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका औसत वेग जो आएगा वो आ जाएगा Vd बराबर 1/n सिग्मा Vi। यहाँ I का जो मान है वो 1 से n तक है। इसे हमने समीकरण 1 दे दी है। समीकरण 1 में Vd का जो औसत मान होगा वो 0 होगा, क्योंकि साम्यावस्था में यादृच्छिक गति के कारण इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो सभी संभव दिशाओं में हो सकती है। यहाँ Vd को हम औसत अपवाह वेग कहते हैं। जब धातु पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विपरीत दिशा में एक बल लगता है और इस बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में त्वरित होते हैं। माना m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन है, इसका प्रारंभिक वेग जो है या प्रारंभिक अपवाह वेग जो है वो 0 है एवं यह स्थिर विद्युत क्षेत्र E0 के प्रभाव में है। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उस पे लगने वाला त्वरण जो होगा वो हो जाएगा माइनस का E कैपिटल E0/m त्वरण लगेगा, और इस त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है, जिसके कारण उसका जो अपवाह वेग होता है वो समय के साथ बदलता रहता है। इस प्रकार इस इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग हो जाएगा वो हो जाएगा del Vd/dt बराबर माइनस का E0/m। यहाँ स्मॉल e जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश को दर्शाता है, कैपिटल E0 जो है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है और m जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को दर्शाता है। तो इसे हमने समीकरण 2 दे दिए हैं। समीकरण 2 के अनुसार त्वरित इलेक्ट्रॉन जो है वो लैटिस से टकराएगा। इस टक्कर में विश्रांति काल टॉय जो होगा उसकी अभिधारणा को हम समझ सकते हैं। वास्तव में विश्रांति काल जो होता है वो दो क्रमागत टक्करों के मध्य का मध्य काल होता है। तो इस विश्रांति काल के बारे में भी हम बात करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। लेकिन इससे पहले हम ड्यूडे लोरेंट्ज सिद्धांत पे आगे चलते हैं। यह माना गया है कि अति अल्प समय अंतराल dt में इलेक्ट्रॉन की जो लैटिस से टक्कर होती है उस टक्कर की प्रायिकता जो है वो dt/d है। टॉय जो है वो एक नियतांक है और यह इसका एक औसत मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा एवं गति से स्वतंत्र होता है। माना लैटिस से टक्कर में इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र से प्राप्त पूरी ऊर्जा जो होती है उस ऊर्जा को मुक्त कर देता है एवं इसका वेग टक्कर से पहले की दिशा से स्वतंत्र रहता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है उस इलेक्ट्रॉन और लैटिस के मध्य जो टक्कर होती है इस टक्कर के लिए हम लिख सकते हैं dVd/dt कोलिजन इज इक्वल टू माइनस का Vd/τ। यहाँ
1/टॉय जो है वो प्रति सेकंड टक्कर की प्रायिकता है। अब इलेक्ट्रॉन गैस जो धातु के अंदर है उसकी स्थायी अवस्था के लिए dVd/dt का मान 0 होगा एवं स्थायी अवस्था स्थायी अवस्था के लिए dVd/dt बराबर 0 होगा। अब dVd/dt जो है वो 2 का योग होगा। कौन कौन सा? समीकरण 2 और समीकरण 3। समीकरण 2 में हमने विद्युत क्षेत्र के कारण मान ज्ञात किया था और समीकरण 3 में हमने इलेक्ट्रॉन लैटिस टक्कर के लिए मान ज्ञात किया था। तो वो दोनों मान जो है वो दोनों मान हम समीकरण 4 में रख देते हैं। तो समीकरण 4 में समीकरण 2 और 3 से मान रखने पे हमें प्राप्त हो जाता है माइनस का E/m माइनस का Vd/टॉय बराबर 0। तो यहाँ से आपका Vd का जो मान है वह मिल जाता है माइनस का E0/m टॉय, समीकरण 5। लेकिन विद्युत चालकता की परिभाषा हमने पढ़ी है, उस परिभाषा के अनुसार विद्युत चालकता सिग्मा जो होती है वो सिग्मा बराबर NeVd/टॉय होती है। तो यहाँ विद्युत चालकता में Vd का मान समीकरण 5 से रख देंगे तो सिग्मा बराबर Ne/E0 गुणा Vd का मान आ जाएगा E0/m। यहाँ हमने माइनस छोड़ दिया है क्योंकि हम केवल संख्यात्मक मान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फलस्वरूप सिग्मा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा Ne²/m, समीकरण 6। तो समीकरण 6 से स्पष्ट है कि विद्युत चालकता सिग्मा जो है वो टॉय के समानुपाती होती है। अतः विद्युत चालकता विश्रांति काल का रैखिक फलन है। समीकरण 6 जो है वो ओम के नियम से समरूपता को भी दर्शाती है क्योंकि यहाँ चालकता जो है वो विद्युत क्षेत्र से स्वतंत्र रहती है। अब यदि इलेक्ट्रॉनों के लिए माध्य मुक्त पथ लैम्डा हो तो टॉय λ/v बार हो जाएगा। v बार जो है वो इलेक्ट्रॉनों का औसत तापीय वेग है और v बार का जो मान है वो अणुगति सिद्धांत से हम जानते हैं √3 kBt/m होता है। उष्मा जो आपकी पुस्तक है उष्मा गतिकी उसमें से में पहला ही चैप्टर है ये। तो समीकरण 6 जो आई थी उसमें हम पहले टॉय का मान λ/v बार रख देते हैं और फिर v बार का जो मान है वो रख देते हैं। तो विद्युत चालकता सिग्मा हमें मिल जाती है, सिग्मा बराबर Ne²/m λ/v बार। तो Ne²λ/m हो जाएगा। v बार का मान रख दिया है 1/√3 kBt/m। हल करने पे मिल जाता है Ne²λ/√3 kBtm। हमें समीकरण 7 मिल गई है। समीकरण 7 के अनुसार जो विद्युत चालकता है वो हो जाती है सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/√T। तो इस प्रकार ड्यूड लॉरेंस के अनुसार धातुओं की जो चालकता है वो प्रायोगिक परिणामों से मेल नहीं खाती है क्योंकि प्रायोगिक परिणामों के अनुसार सिग्मा जो होती है वो समानुपाती होती है 1/T और इसके अनुसार होती है 1/√T। तो यह विरोधाभास जो है वो लगभग सभी धातुओं में पाया जाता है और इसके अलावा यह मानना भी सही नहीं है कि माध्य मुक्त पथ जो है वो ताप से स्वतंत्र है। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जो है जिसे हम ड्यूड लॉरेंस सिद्धांत कह रहे हैं, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, यह सिद्धांत अपूर्ण है और इस अपूर्ण सिद्धांत की कमियों को क्वांटम मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा दूर किया गया। तो ये आपका जो है ड्यूड लॉरेंस सिद्धांत था। अब अपन बात करते हैं विश्रांति काल की। तो विश्रांति काल जो है वो ठोस अवस्था भौतिकी की प्रक्रियाओं के लिए या प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी है। हम जानते हैं कि जब किसी धातु को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो धातु के इलेक्ट्रॉन जो है वो माध्य अपवाह वेग से गमन करते हैं। इसे स्थिर अवस्था वेग या साम्य अवस्था वेग कहते हैं और यह वेग जो होता है वो दो विरोधी प्रभावों के कारण होता है। इसके दो विरोधी प्रभाव कौन कौन से होते हैं? पहला जो प्रभाव है वह है आरोपित विद्युत क्षेत्र और जो दूसरा प्रभाव है वो इलेक्ट्रॉन लैटिस टक्कर। और इन दोनों प्रभावों के कारण ही आपका
जो है वो साम्यावस्था वेग प्राप्त होता है। माना ये जो विद्युत क्षेत्र हमने धातु पे लगा रखा है, जिस ड्यूल लॉरेंट सिद्धांत के प्रारंभ में हमने जो विद्युत क्षेत्र लगाया था, उस विद्युत क्षेत्र को हम अचानक बंद कर देते हैं, तो इस स्थिति में यह पाया जाता है कि अपवाह वेग जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, वो चरघातांकी रूप से कम होता जाता है। और इस अपवाह वेग को हम निम्न समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। VdT बराबर VD0 e⁻⁻kT/2 इक्वेशन नंबर 10। यह VdT जो है वो t समय पर अपवाह वेग है, जबकि VD0 जो है वो t बराबर 0 समय पर अपवाह वेग यानी प्रारंभ में अपवाह वेग है, और VdT जो है वो t समय पर अपवाह वेग है। टॉय जो है वो विश्रांति काल है। तो इस प्रकार विश्रांति काल जो है वो टक्करों के माध्यम से प्रारंभिक अवस्था जब Vd ≠0 है उससे संतुलन स्थापित करने के लिए संनियम से संबंधित एक नियम है, एवं उपरोक्त प्रकार की विशेष टक्करों के लिए टॉय जो है उसका मान जो है वो निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ टॉय जो है वो टक्करों के मध्य माध्य मुक्त समय को व्यक्त करता है। तो इस टॉय को हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं। टॉय बराबर टॉय C/1 माइनस एवरेज ऑफ कोस बीटा। यहाँ कोस बीटा जो है वो प्रकीर्णन कोण का औसत मान है। यदि सभी टक्कर जो होती है वो कम कोण पे होती है तो इलेक्ट्रॉनों को अपेक्षाकृत प्रबल स्मृति होगी, वह संतुलन अवस्था के लिए अपेक्षाकृत अधिक संख्या में टक्करों की आवश्यकता होगी। इस स्थिति के लिए टॉय जो है वो मच ग्रेटर देन हो जाएगा टॉय C। तो ये आपका विश्रांति काल था। तो यहाँ आज अपने दो टॉपिक क्लियर किए हैं, एक ड्यूल लॉरेंट सिद्धांत और दूसरा विश्रांति काल। दोनों ही आसान टॉपिक है, आप ध्यान करना। थैंक यू।